तो पहले के वीडियो में देख लिया था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का कंपैरिजन देख लिया था। अब देखेंगे सेल डाइवर्सिटी, सेल्यूलर डाइवर्सिटी। ठीक है। दो ऑल द सेल्स हैव सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर, सेल्स हैव सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर, थ्री फंक्शनल रीजन्स बट दे vary greatly in their shape, size, number, lifespan and activities. सेल्स हमेशा कांस्टेंट नहीं रहते, वो वैरी करते हैं फ्रॉम देयर शेप, साइज, नंबर, लाइफ स्पैन एंड एक्टिविटीज़। सेल का शेप्स कैसे होते हैं? शेप ऑफ द सेल्स वैरीज नॉट ओनली इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स but also in part of some organisms. The shape of the cells may vary with the functions they perform. शेप सेल का जो शेप है वो वैरी करता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस दे परफॉर्म। ठीक है। तो यहाँ देखा था सेल का स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, चीक सेल्स, इंटेस्टाइनल सेल्स, लीवर सेल्स, ये अपना डिफरेंट शेप्स में हैं जो सेल्स वैरी करते हैं। आगे देखेंगे सेल साइज। अब सेल साइज है, द साइज ऑफ द सेल्स वैरी वाइडली इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। द स्मॉलेस्ट सेल्स आर PPLO जो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है, माइकोप्लाज्म है, माइकोप्लाज्मा गैलासेप्टिकम है जो 0.1 माइक्रोन्स के हैं। वाइल द लार्जेस्ट एनिमल सेल इज ऑस्ट्रिच एग। लार्जेस्ट एनिमल सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच एग है, जिसका मेज़रमेंट कितना है? 170 × 135 मिलीमीटर। इतना बड़ा है एक एनिमल का सेल, किसका? ऑस्ट्रिच एग। इन प्रोकैरियोट्स, अब प्रोकैरियोट्स में जो सेल्स रेंज है बिटवीन कितने होते हैं? 1 to 10 माइक्रोन्स के होते हैं। प्रोकैरियोट्स के सेल रेंज कितने होते हैं? 1 to 10 माइक्रोन्स के। वाइल इन यूकैरियोट्स में जो सेल रेंज होते हैं वो 10 to 100 माइक्रोन्स के होते हैं। ठीक है। इन प्लांट का लार्जेस्ट सेल कौन है? ग्रीन एल्गा, जिसको एसिटाबुलेरिया भी बोलते हैं, जो है एसिटाबुलेरिया। ठीक है। प्लांट लार्जेस्ट सेल ऑफ ग्रीन एल्गा कौन है? एसिटाबुलेरिया, विच इज़ वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जो क्या है? वन सेल ऑर्गेनिज्म है, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और इसका मेज़रमेंट कितना है? 6-10 सेंटीमीटर, 6 to 10 सेंटीमीटर। मोस्ट ऑफ द सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी आर साइज्ड बिटवीन, अब ह्यूमन बॉडी का सेल साइज कितना होगा? 20 माइक्रोन्स to 30 माइक्रोन्स। और मे बी सम ऑर्गेनिजम्स जो कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं, वो 2 to 3 माइक्रोन्स के भी होते हैं, जैसे ब्लड प्लेटलेट्स 7.5 माइक्रोन्स के। ह्यूमन RBC 2 over 3 फीट जो नर्व सेल रहते हैं वो हमारे क्या है? लॉन्गेस्ट सेल साइज है ह्यूमन बॉडी के। ह्यूमन बॉडी के सबसे लॉन्गेस्ट सेल साइज कौन से हैं? नर्व सेल। देर आर 3 फैक्टर्स विच गवर्न्स द सेल साइज। 3 फैक्टर्स हैं जो कि सेल साइज परफॉर्म करते हैं। सेल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम। सेल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? ये जो सेल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम है, इसका मतलब है कि हाउ मच एरिया इज़ अवेलेबल, कितना एरिया अवेलेबल है आउटसाइड ऑफ द सेल के आउटसाइड एज़ कंपेयर टू सेल के इनसाइड। ठीक है। सेल के अंदर और सेल के बाहर कितना एरिया ऑक्युपाइड है
उसको यहाँ पे बताया है कि सेल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। अब सेकंड है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या है? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है, ये कंपैरिजन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस के बीच का कंपैरिजन है। इज अ सेल, इट टेल्स अस हाउ लार्ज न्यूक्लियस कंपाउंड टू रेस्ट ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है। यंग और एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स जो होते हैं, यंग या फिर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स जो होते हैं, जो कि न्यूक्लियस अगर लार्ज रहेगा तो उसका जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है वो हाई हो जाएगा, अगर न्यूक्लियस लार्ज है तो उसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। और ये चीज़ किस में देखने मिलता है? एम्ब्रियोनिक सेल्स में देखने मिलता है और स्टेम सेल्स में देखने को मिलता है। मैच्योर होते हैं और डिफरेंशिएटेड सेल्स जो होते हैं सेम इन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, क्योंकि ये न्यूक्लियो और साइटोप्लाज्म के बीच का कंपैरिजन है। तो उसके में जो मैच्योर और डिफरेंशिएटेड सेल्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म, अगर साइटोप्लाज्म इंक्रीज़ हो जाता है, एक में तो अगर न्यूक्लियस हाई हो रहा था, एक में न्यूक्लियस अगर हाई हो रहा था तो जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक का रेशियो है वो भी हाई जा रहा था। ठीक है, और ये किस में हो रहा था? यंग और एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स में हो रहा था, और जो मैच्योर और डिफरेंशिएटेड सेल्स जो होते हैं, जिसमें साइटोप्लाज्म जो होता है वो अगर इंक्रीज़ कर जाता है तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो क्या हो जाता है? लो हो जाता है। और उसमें क्या आते हैं, किस में देखते हैं ये चीज़? मसल सेल्स में देखते हैं और एक नर्व सेल्स में देखने को मिलता है। तो सेम यहाँ पे है मेटाबॉलिक रेट, और इसका एक इक्वेशन भी है। इसका एक इक्वेशन है जो है साइटोप्लाज्मिक जो है रेशियो जो है, इसका जो इक्वेशन है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। ये चीज़ एक जस्ट अभी बताते हैं। इसका जो इक्वेशन है इसका वो है न्यूक्लियस, ये जो है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, और उसके कंपैरिजन में है वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये दोनों कंपैरिजन है, ये दोनों के कंपैरिजन है ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। ठीक है, ये दोनों को कंपेयर करके अगर इसमें जो है न्यूक्लियस अगर लार्ज है तो उसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो भी हाई हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैच्योर डिफरेंशिएटेड सेल्स में अगर साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज़ कर जाता है, अगर साइटोप्लाज्मिक जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है तो जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है वो क्या हो जाता है? लो हो जाता है। और ये चीज़ किस में देखने मिलता है? मसल सेल्स में मिलता है और नर्व सेल्स में, जिसका इक्वेशन अभी बताया कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्मिक। ठीक है, अभी आते हैं ये मेटाबॉलिक रेट में।
अब ये मेटाबॉलिक रेट क्या है? मेटाबॉलिक मतलब हम लोग को सब समझ में आता है कि मेटाबॉलिक क्या है। मेटाबॉलिक जो है, अगर सेल साइज़ में अगर मेटाबॉलिक रेट देखेंगे तो स्मॉलर सेल्स जो रहते हैं उसके पास हायर सरफेस एरिया होते हैं। जो स्मॉल सेल्स जो होते हैं उसके पास हायर सरफेस एरिया होते हैं, या फिर वॉल्यूम रेशियो उसके पास हाई वॉल्यूम रेशियो होते हैं, ताकि वो एक्सचेंज कर सके अपना मटेरियल, जो एक्सचेंज कर सके मटेरियल। जो मटेरियल्स क्या क्या हो सकते हैं? ऑक्सीजन या फिर न्यूट्रिशन को बहुत फास्टली वो एक्सचेंज कर सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि स्मॉलर सेल्स जो होते हैं वो बहुत फास्ट मेटाबॉलिक रेट करते हैं, फास्ट मेटाबॉलिक रेट पर यूनिट द वॉल्यूम। ठीक है, अगर स्मॉलर सेल होगा तो मोर इफ़िशिएंट मेटाबॉलिज्म होगा, और लार्ज सेल होगा तो स्लो मेटाबॉलिज्म होगा, अनलेस स्पेशली उसको अडॉप्ट ना किया जाए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे है। जो स्मॉलर सेल्स होंगे वो मोर इफ़िशिएंटली मेटाबॉलिक होंगे। ठीक है, और लार्ज सेल्स जो रहते हैं वो स्लो मेटाबॉलिक करते हैं, मेटाबॉलिज्म रहते हैं, और यूज़लेस स्पेशली अडॉप्टेड। अगर यूज़लेस रहते हैं, अगर उसको स्पेशली जब तक अडॉप्ट ना किया जाए तब तक वो यूज़लेस रहते हैं। ठीक है, ये होता है मेटाबॉलिक रेट। और सेम ये है ability to intake oxygen and nutrients and to expel waste out of the cell। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द साइज एंड फंक्शंस। द सर्फेस एरिया ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल मेम्ब्रेन का सर्फेस एरिया बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अफेक्ट करता है एबिलिटी ऑफ मटेरियल एक्सचेंजिंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट से मटेरियल एक्सचेंज करने में इसको अफेक्ट होता है। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया होना बहुत ज़रूरी है। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म डिपेंड अपॉन द सेल वॉल्यूम। ठीक है, अब ये सेम चीज़ यहाँ जो था ये वही है। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है अपॉन सेल वॉल्यूम पे। अगर सरफेस एरिया रेशियो अगर डिक्रीज़ हो जाएगा विथ इंक्रीज़ इन साइज़, ठीक है, सरफेस एरिया वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है तो इंक्रीज़ होता है उसके साइज़ में। वही सेम जो अभी हम लोग पढ़े थे कि स्मॉलर सेल्स जो होते हैं हैव द हाई सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम रेशियो, so they can exchange material like O2, oxygen और nutrition। ठीक है, small bodies organisms have more surface per unit volume than the large bodies। ठीक है, so large cells responsible for helping many large organelles simultaneously reduce the exchange of information and other metabolic through द मेम्ब्रेन। सेल्स ओवरकम दिस प्रॉब्लम। अब सेल्स कैसे ओवरकम करते हैं दिस प्रॉब्लम? बाय आइदर सिलेंड्रिकल इन शेप और बाय फॉर्मिंग इनफोल्ड और आउटफोल्ड ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये चीज़ है कि सेल्स इसको कैसे ओवरकम करते हैं, इस चीज़ को सेल इस चीज़ को कैसे ओवरकम करते हैं। ये फोल्ड हो जाते हैं सिलेंड्रिकल शेप में और इनफोल्ड और आउटफोल्ड हो जाते हैं मेम्ब्रेन्स में। तो ये कैसे चेंज करते हैं? तो सेल्स जो है वो स्मार्ट ट्रिक करते हैं, वो दो स्मार्ट ट्रिक करते हैं। ठीक है, बाय सिलेंड्रिकल और लॉन्ग शेप में हो जाते हैं, या तो फिर वो राउंड के जगह सेल लॉन्ग हो जाते हैं और थिन हो जाते हैं लाइक सिलेंड्रिकल। ठीक है, ये इंक्रीज़ करते हैं अपने सरफेस एरिया को, ये इंक्रीज़ करते हैं अपने सरफेस एरिया को विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम को बिना इंक्रीज़ किए ये अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं। जिस हिसाब जैसे मोर सरफेस फास्टर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बताया हुआ था। मोर सरफेस, अगर ज़्यादा सरफेस रहेगा तो एक मटेरियल का जो एक्सचेंज है वो जल्दी होगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में जो था वो नर्व सेल है, जो कि नर्व सेल कैसा रहता है? लॉन्ग रहता है, थिन रहता है,
जो ट्रांसमिट करता है क्या, सिग्नल ट्रांसमिट करता है और एक्सचेंज करता है मटेरियल्स क्विकली, ठीक है, और एक्सचेंज करता है अपना मटेरियल्स क्विकली, बहुत जल्दी चेंज करता है। अब सेकंड है ऑफ फोल्डिंग, इन फोल्डिंग एंड आउट फोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन। फोल्डिंग और आउट फोल्डिंग मेम्ब्रेन्स में क्या है, जो सेल्स है वो फोल्डेड रहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो सेल्स रहते हैं वो फोल्डेड रहते हैं और वेव और फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और जो इन फोल्डिंग है, इन फोल्डिंग जो होते हैं, इन ये वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वेवी और फिंगर्स लाइक तो होते ही हैं। जो इन फोल्डिंग रहते हैं इनसाइड फोल्डेड रहते हैं, और जो आउट फोल्डिंग आउटसाइड फोल्डेड रहते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं अपने सरफेस एरिया को। और ये चीज़ कहाँ देखने मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया जो रहता है उसके इनर फोल्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टिया बोलते हैं, जो इंक्रीज़ करता है अपना सरफेस एरिया को फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो माइटोकॉन्ड्रिया का क्रिस्टी जो है वो इनफोल्डेड रहता है, इनर फोल्ड में रहता है, ठीक है। तो ये है इस सेल ओवरकमिंग दिस प्रॉब्लम बाय आइदर सिलेंड्रिकल इन शेप, या फिर वो सिलेंड्रिकल शेप बना देंगे, इनफोल्ड हो जाएंगे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, आउटफोल्ड हो जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसे फोल्डेड रहता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में सिस्टर्निया क्रिस्टिया जो रहता है उसमें भी वो इनर फोल्डेड रहता है, ठीक है। इसीलिए वो सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं और अपना एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब है नंबर थर्ड, सम ऑर्गेनिजम्स आर वन सेल्ड कॉल्ड ए सेल्यूलर, ठीक है। ऑर्गेनिज्म कुछ वन सेल्यूलर भी होते हैं जिसको ए सेल्यूलर बोला जाता है, और वो कौन है तो उसको यूनिसेल्यूलर भी बोला जाता है, जो है अमीबा, पैरामीशियम, ये तो पता ही है, स्टार्टिंग से पढ़े हैं। एंड जनरली माइक्रोस्कोपिक, बट मोस्ट ऑफ द कुछ ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इनडेफिनिट होते हैं। नंबर ऑफ सेल्स, जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी, ह्यूमन न्यू बॉर्न इन्फेंट बेबी जो होते हैं उनका जो सेल होता है वो कितना होता है, 2 × 10⁻12 सेल्स होते हैं उनमें, ठीक है। और जो मेच्योरिटी एंड एवरेज अडल्ट मेल्स जो रहते हैं उसमें 100 ट्रिलियंस रहते हैं सेल्स, 100 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स रहते हैं। पर कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जिसमें फिक्स्ड सेल होते हैं, फिक्स्ड सेल, इसको क्या बोलते हैं, यूटिली बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यूटिली। और इस टाइप के ऑर्गेनिज्म, सेल नंबर ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो मिलते हैं वो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे एस्कैरिस, निमाटोड्स, एस्कैरिस, जिसको हम लोग राउंड वर्म बोलते हैं, ठीक है। राउंड वर्म हो गया, फिर रोटिफर हो गया, और इस तरह के और भी नेम्स हैं जो कि क्या रहते हैं, जिनका सेल, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं जिनका सेल फिक्स्ड रहता है, फिक्स्ड अमाउंट में रहता है, ना कम ना ज़्यादा, तो इसको क्या बोलते हैं, यूटिली बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं ये एसिटाबुलेरिया है, जिसमें ये एसिटाबुलेरिया का डायग्राम है जिसमें कैप लगे हुए हैं, स्टॉक है। उसके बाद फिर ये PPLO है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है, जिसमें क्रोमैटिन्स हैं। ये क्रोमैटिन्स पता है, क्रोमैटिन सेल डिविजन्स में, और राइबोसोम्स है जो प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं, और ये हैंडसैग है, ठीक है। तो आज के वीडियो इतने तक ही, कल फिर हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स बैक्टीरियम से स्टार्ट करेंगे। ये रहा प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरियम से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए वीडियो इतने तक ही।